आखिरी नहीं। बच्चों, पिछले दिनों से काव्य सौंदर्य की तत्व की कड़ी में आप लोग रस प्रकरण पढ़े, छंद पढ़े और इसके बाद इसका तीसरा तत्व है छंद। छंद क्या है? आज का विषय हमारा यही है। अब छंद को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि महर्षि पिंगल द्वारा यह शास्त्र रचित है, इसलिए इसको पिंगल नाम से भी जानते हैं। छंद छद धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ आह्लादित करना होता है, प्रसन्न करना होता है। इसको अगर हम परिभाषित करें तो इसकी परिभाषाएं इस तरीके से लिख सकते हैं कि वर्णों अथवा मात्राओं की नियमित संख्या यति, गति, वर्ण आदि के क्रम के नियम से नियमित वाक्यावली को छंद कहते हैं। इस तरीके से हम इस छंद को परिभाषित कर सकते हैं कि वर्णों अथवा मात्राओं की नियमित संख्या यति, गति, वर्ण आदि के क्रम के नियम से नियमित वाक्यावली को हम छंद कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा छंद जो है वर्ण और मात्रा के आधार पर दो भागों में विभक्त होता है। इसलिए अगर मात्रिक छंद है तो मात्राओं की संख्या नियमित होगी, वाणिक छंद है तो वर्णों के क्रम आदि के नियम निर्धारित होंगे। और यह सारी चीजें जो यति, गति, वर्ण आदि के अनुशासनों के बंधन से अगर बंधी हुई है तो उसी को हम छंद कहते हैं। तो इसमें अब हमें देखना यह है कि वर्ण क्या है। वर्ण अथवा और मात्रा छंद प्रकरण के प्रथम तत्व का नाम वर्ण और मात्रा है। वर्ण क्या है? आप जानते हैं वर्ण जो है यह एक मूल ध्वनि है, जिसके वर्गीकरण करने पर यह स्वर और व्यंजन दो भागों में विभक्त होता है। जिसको हम जानते हैं स्वर वह स्वतंत्र ध्वनि होती है, जो बिना किसी की सहायता के स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाली ध्वनि है। इसलिए यह बातें यहाँ विचारनी है कि प्रत्येक हमारा हिंदी का व्यंजन वर्ण जो है स्वर से युक्त होगा। जैसे हम अगर क लिखते हैं तो क का तात्पर्य है कि इसका विग्रह जब करेंगे तो क धन अ, क पर हलंत लगाने के बाद अगर हमने अ को अलग किया तो इसमें अर्थ स्वर जो है संयुक्त मिला। तो इस तरीके से छंदों की मात्राओं का गणना जब हम करेंगे तो इसमें वर्ण के अंतर्गत जहां स्वर मिलेगा वहां मात्रा भी मिलेगी, स्वर और मात्रा दोनों मिलेंगे और प्रत्येक व्यंजन वर्ण भी हमारे जो है स्वर से युक्त होंगे। इसलिए इसमें वर्णों और मात्राओं की एक नियमित संख्या होती है। दूसरा इसका तत्व है यति, जिसको हम विराम भी कहते हैं। प्रायः हमारे छंद जो है 4 चरणों में लिखे जाते हैं, इसलिए जहां हम पढ़ते हुए सांस लेते हैं, थोड़ा विराम लेते हैं, रुकते हैं, विश्राम करते हैं, वहां कुछ ऐसे संकेत
लगे होते हैं। इन चरणों के पढ़ते समय जहां हम विराम लेते हैं, इस विराम लेने वाले स्थानों पर जो संकेतों से सूचित हैं उसी को हम यति कहते हैं या विराम कहते हैं। तीसरा इसका अंग है गति। छंद को पढ़ते समय हम गद्य की पंक्तियों की तरह से नहीं पढ़ते हैं, बल्कि उसके पढ़ने में स्वाभाविक उसके अंदर प्रवाह होता है। तो कविता के पढ़ने में जो प्रवाह होता है उसी को हम गद्य कहते हैं। और चौथा चरण जो है, चौथा अंग जो है हमारा तुक है। तो कविताओं की रचना में जो पदांत में, चरण के अंत में जो स्वर और व्यंजनों का मेल मिलता है उसी को हम तुक कहते हैं, जिनके उच्चारण की ध्वनियां लगभग समान होती हैं। पांचवा इसका अंग है पौध या चरण भी इसको कह सकते हैं। जहां से हम शुरू करते हैं पढ़ना जो है, उस आरंभ से लेकर एक यति से दूसरे यति के बीच में जो पंक्तियां आबद्ध होती हैं उनको हम चरण या पाद के नाम से जानते हैं। और इसके बाद गण है। जब हम वाणी छंद पढ़ते हैं तो उसके गणों की रचना करते हैं, गणों का संगठन बनाते हैं। यह गण प्रायः 3 वर्णों के संयोग से निर्धारित किए जाते हैं और इनके अपने गण के जो है यमाता, राजमानस लगाओ, सूत्रों के आधार पर इन गणों को बना करके हम 3 वर्णों को एक साथ संयुक्त करते हैं। और इसके बाद इसका 7वां जो तत्व है वह संख्या या क्रम है। वर्णों की एक निर्धारित संख्या होती है। वर्णों के पढ़ने और लिखने का एक क्रम होता है। वाणी छंद के नियम में जो है इन सारी शब्दों को पूरा करते हैं। तो चूंकि हमें मात्रिक छंद ही पढ़ना है, इसलिए छंद के भेदों पर विचार करेंगे, जिसमें छंद के भेद मुख्य रूप से 2 ही होते हैं, मात्रिक छंद और नंबर 2 वाणी छंद। लेकिन आगे चल करके मुक्त छंद को भी माना गया, लेकिन यह छंद के परिभाषाओं में नहीं आता है। इसलिए छंद के मुख्य रूप से 2 ही भेद स्वीकार किए जाते हैं, जिसमें मात्रिक छंद और वाणी छंद, 2 छंदों को स्वीकार किया जाता है। मुक्त छंद का मतलब है कि यह हमारे छंद के नियम अनुशासनों के बंधन से मुक्त होता है, इसलिए इसको अलग से मुक्त छंद नाम दिया गया है। तो अब देखेंगे कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए कोर्स में मात्रिक छंद के कुछ छंद निर्धारित हैं, जिसको देखेंगे किस प्रकार जो है उनके मात्राओं की नियमित व्यवस्था होती है, किस प्रकार यति, गति, वर्ण आदि के क्रम का निर्धारण होता है। इन सारी शर्तों और नियमों को पालन करने की स्थितियों को हम उदाहरणों में देख सकते हैं। जैसे 9 के कोर्स में जो दोहा छंद है, इसमें परीक्षा में परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए आता है। तो इसकी पहचान, इसका लक्षण लिख सकते हैं कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, और इनका अंतिम
हैं, इनके लक्षण होते हैं, पहचान होते हैं। इन लक्षणों की पहचान करके हम इसको परख सकते हैं। परीक्षा में दो तरह से सवाल बन सकते हैं। एक में जो है लक्षण और उदाहरण लिखने की बात पूछ सकता है। अगर ऐसा न करके दी हुई पंक्तियों में परख करने के लिए, पहचान करने के लिए आती है, तो हम इस नियम शर्तों की कसौटी पर कसकर इसको पहचान कर सकते हैं कि यह कौन छंद है। तो इसलिए जब हमको उसके चरणों की पहचान करनी होगी, परख करनी होगी, तब उसकी मात्राओं की गणना की आवश्यकता होगी। अब इस मात्राओं की गणना के अपने निर्धारित नियम होते हैं, जिस नियम और शर्तों की कसौटी पर कसने के बाद ही हम उसका निर्णय बता सकते हैं कौन छंद है। इसलिए मात्राओं की गणना के संबंध में नियम है। शर्त नंबर 1 है कि जो दीर्घ स्वर होते हैं, क्योंकि इसमें स्वरों की गणना होती है, इसलिए जो लघु स्वर होता है उसकी 1 मात्रा गणना करते हैं और जो दीर्घ स्वर होता है उसकी 2 मात्रा गणना करते हैं। क्योंकि लघु स्वर की अपेक्षा दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 गुना अधिक समय लगता है, इसलिए ऐसा जो है उसको करते हैं। तो इसमें जो लघु स्वर है, जो दीर्घ स्वर है, किन स्थितियों में किसकी 1 मात्रा होगी, किसकी 2 होगी, इन शर्तों को देखेंगे। नंबर 1 शर्त है, अब देखेंगे हम जो दीर्घ स्वर है जिनकी 2 मात्राएं गणना होगी, पहले उसकी पहचान करेंगे। तो आ है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है। आदि स्वर हमेशा दीर्घ होंगे। और इनकी हमेशा 2 मात्रा गणना होगी और इसको वक्र रेखा से प्रदर्शित करेंगे। आ, ए, ऐ, ओ, औ आदि स्वरों को दीर्घ स्वर ही माना जाएगा और इनकी 2 मात्रा जो है वक्र रेखा से संकेत करके हम गणना करेंगे। दूसरी शर्त हमारी ये कहती है कि अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ माना जाएगा। अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ माना जाएगा और इसकी 2 मात्रा गणना होगी। अनुस्वार का मतलब है जैसे किसी वर्ण के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। क नियम के अनुसार इसमें अ लगा हुआ है, यह लघु है, स्वर इसमें अ लघु लगा है, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर जो बिंदी है अनुस्वार लगा हुआ है, इस अनुस्वार के लगने के कारण जो है हम इसको वक्र रेखा से प्रदर्शित करेंगे और इसको दीर्घ मान करके 2 मात्रा गणना करेंगे। शर्त नंबर 3 है विसर्ग युक्त वर्ण। विसर्ग युक्त वर्ण भी दीर्घ माने जाएंगे और इनको भी वक्र रेखा से प्रदर्शित करके 2 मात्रा गणना की जाएगी। जैसे क पर अगर विसर्ग लगा हुआ है तो यह विसर्ग युक्त वर्ण माना जाएगा और लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाएगा और इसकी 2 मात्रा गणना होगी। नंबर 4 चंद्रबिंदी। चंद्रबिंदी का कोई प्रभाव नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि चंद्रबिंदी वाला वर्ण अगर लघु है तो लघु मानेंगे, दीर्घ है तो दीर्घ मानेंगे। इसके संयुक्त होने का जो है मात्राओं पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। शर्त नंबर 5 संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर से युक्त वर्ण के पूर्व का वर्ण दीर्घ माना जाएगा। संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाएगा। संयुक्ताक्षर का तात्पर्य है जैसे हम यहाँ लिखते
लिखते हैं पुस्तक। पुस्तक शब्द में एक आधा स और क एक में संयुक्त है और इसके पूर्व का वर्ण ख जो है छोटा ऊ की मात्रा से युक्त है, जो नियम और शर्तों के अनुसार लघु है। सीधी रेखा से प्रदर्शित होकर एक मात्रा गणना होनी चाहिए, लेकिन संयुक्ताक्षर के पूर्व होने के कारण इसको हम वक्र रेखा से प्रदर्शित करेंगे और इसकी दो मात्रा गणना करेंगे, क्योंकि इस नियम शर्त के अनुसार यह लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाएगा। और आखिरी अपवाद का एक नियम होता है जो ये बताता है कि कभी कभी छंदों की मात्रा गणना करते समय मात्राओं की संख्या या तो अपने सीमाओं से बढ़ जाती है या घट जाती है। तो ऐसे अपवाद की स्थिति में जिसको उच्चारण करने में कम समय लग रहा है और मात्रा बढ़ रही है तो दीर्घ होते हुए भी उसको हम लघु मान लेंगे और लघु को दीर्घ मान लेते हैं। इस प्रकार एक मात्राओं को जो है कम या अधिक दिखा करके मात्राओं को जो है पूर्ण कर लेते हैं। अब नियम शर्तों के आधार पर हम छंदों का परीक्षण करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा छंद है। जैसे पहला छंद है आप लोगों के कोर्स में दोहा, अगर दी हुई पंक्तियों में हमें फर्क करना है कि इसमें कौन सा छंद है तो मात्राओं की गणना करके हम उसे बता सकते हैं कि उन पंक्तियों में कौन सा छंद है। या परिभाषा उदाहरण पूछता तो इसकी परिभाषा आप लोग जानते हैं। एक दोहा छंद जो होता है अर्ध सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, जिसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इसको अर्ध सममात्रिक छंद माना जाता है और इसके चरण के अंतिम वर्ण प्रायः लघु होते हैं। तो इस तरह के लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस पंक्तियों में दोहा छंद है। जैसे एक उदाहरण लेंगे, परिभाषा और उदाहरण पूछ रहा तो इस तरीके से हम परिभाषित कर देंगे कि यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और इसका अंतिम वर्ण प्रायः लघु होता है। अगर ऐसा न करके दी हुई पंक्तियों में फर्क करने के लिए कहता है तो बताए गए नियम शर्तों का अनुपालन करते हुए हम उसकी जांच कर सकते हैं कि यह कौन सा छंद है। जैसे उदाहरण लिखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशन, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। अब इस पंक्तियों में अगर ये फर्क करने के लिए सवाल बनता है कि उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है तो इसके प्रत्येक चरण की मात्राओं की गणना करके हम इसे प्रमाणित कर सकते हैं कि उक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है। तो बताए गए नियम शर्तों का पालन करते हुए हम बता सकते हैं जब व्यंजन पर ओ की मात्रा लगी हुई है जो नियम और शर्त के अनुसार दीर्घ है, जिसको वक्र रेखा से प्रदर्शित किया और इसकी गणना 2 मात्राओं की करेंगे। र से अ निकालेंगे तो रेख यहां शेष बचेगा, इसलिए अ यहां लगा हुआ है, सीधी रेखा से प्रदर्शित होगा और एक मात्रा गणना होगी। ह पर बड़ी की मात्रा है, दीर्घ है, वक्र रेखा
रेखा से प्रदर्शित किया, वह में अ है, छोटा उ की एक मात्रा होती है। लेकिन यहाँ विचारणीय विषय है कि ये त संयुक्ताक्षर है, इसमें आधा त और पूरा त संयुक्त है, इसलिए नियम जो बताया गया है कि संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण लघु होते हुए भी दीर्घ माना जाएगा। तो चूंकि यह संयुक्ताक्षर है इसलिए इसके पूर्व का छोटा उ भी दीर्घ माना जाएगा और वक्र रेखा से प्रदर्शित होगा। आधा तक की कोई मात्रा नहीं होगी, क्योंकि वह कोई व्यंजन आधा तभी होता है जब उससे स्वर छीन लिया जाता है। पूरे तक की एक मात्रा होगी, म की एक होगी, प्र में आधा, प में कोई स्वर नहीं है, र हमारा पूरा, इसलिए इसकी एक मात्रा दिखाएंगे। क पर छोटी भी लगी हुई है, ये भी एक मात्रा है, त पर छोटी है। इस तरीके से इनकी मात्राओं की गणना कर सकते हैं। 2, 3, 2, 5, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 13। इस तरीके से इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं प्रमाणित हुई। अब इसके बाद देखेंगे दूसरे चरण में इसके कितनी मात्राएं हैं। आ की मात्रा है, दीर्घ हुआ, लघु है, लघु है, लघु है, लघु है। अनुस्वार युक्त वर्ण दीर्घ माना जाता है। कुसंग स पर अनुस्वार लगा हुआ है, इसलिए लघु होकर के भी दीर्घ मानेंगे, वक्र रेखा से प्रदर्शित करेंगे। ग में एक मात्रा है। इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11। पहले चरण में 13 मात्रा, दूसरे में 11 मात्रा। अब तीसरे चरण में देखेंगे, च के बाद आधा न है और द से संयुक्त है, इसलिए संयुक्ताक्षर के पूर्व का वर्ण दीर्घ मानेंगे। न की कोई मात्रा नहीं है, आधा है, द की एक है, न की है, सभी लघु हैं। आ की मात्रा दीर्घ है, न की एक है, ये दीर्घ है। तो 2, 4, 6, 8, 2, 10, 1, 13। इस तरीके से पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हुई। अगर दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हैं तो हमारी ये बात प्रमाणित मानी जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं कि इसके चौथे चरण में भी 11 मात्राएं हैं। तो इसलिए प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं हैं। अंतिम वर्ण सभी लघु हैं, इसलिए प्रमाणित होता है कि यह हमारी पंक्तियां 2 अक्षर की हैं। इस तरीके से हम जवाब में लिख सकते हैं कि चूंकि उपर्युक्त पंक्तियों के फला चरणों में इतनी मात्राएं हैं, इसलिए छंद 2 है।